लियोनेल मेसी टू पेरिस सेंट जर्मेन। अगर आज से लगभग 1-2 साल पहले हम लोग इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते तो डेफिनेटली फुटबॉल वर्ल्ड में हमको एक साइकोपाथ का यहाँ पर टैग दिया जाता। लेकिन हियर वी आर, यहाँ पर लियोनेल मेसी अपना दूसरा सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए हैं और अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्या वो अपना तीसरा सीजन यहाँ पर कमिट करने के लिए रेडी हैं टू पेरिस सेंट जर्मेन और नॉट। पिछले अगर 2 साल की हम बात करें या फिर 2 सीजन की हम बात करें तो में से कितने लोग एक्चुअली में लियोनेल मेसी की जर्नी को सक्सेसफुल टैग करोगे, बोथ अगर लियोनेल मेसी के पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर पीएसजी की पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर इसको एक फ्लॉप टैग करोगे। अब डेफिनेटली यार तुम में से काफी सारे लोगों के हिसाब से या फिर पर्सपेक्टिव से ये काफी यूजलेस क्वेश्चन होगा, लेकिन हियर मी आउट, डेफिनेटली इसका जो आंसर है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, डिबेटेबल, सब्जेक्टिव और एक्साइटिंग है। अब देखो यहाँ पर लियोनेल मेसी को पीएसजी ने समर 2021 में साइन किया था अमिट्स अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। यहाँ पर बार्सिलोना ने लास्ट मोमेंट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वापस से खींच लिया था और लियोनेल मेसी को बिट्रेड फील हुआ था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर सिटी भी थी, बाकी बड़े बड़े क्लब्स भी थे, इंटर मियामी, सऊदी या फिर इधर उधर के क्लब्स, लेकिन पीएसजी वो एक ऐसा क्लब था जो कि लियोनेल मेसी को पैसा भी दे पा रहा था, वो स्टेटस भी दे पा रहा था। हाँ ठीक है, फैन रिसेप्शन की या प्यार की हम बात करें वो बात की बात है, बार्सिलोना के आसपास भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ऑब्सेशन था चैंपियंस लीग जीतने का वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि लियोनेल मेसी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कमिटेड फील करते। लेकिन अल्टीमेटली जब पीएसजी ऐसे क्लब का जिसका ऑब्सेशन ही चैंपियंस लीग जीतना है तो ऑफ कोर्स तुम जब जज करोगे इस पूरी जर्नी को तो उसमें चैंपियंस लीग एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। लेकिन एक प्लेयर की किसी भी नए क्लब में को उस जर्नी को जज करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं और उस मैट्रिक को हम यूज भी करेंगे इस एपिसोड में, लेकिन डेफिनेटली जब हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं तो उसका शेयर भी काफी ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर लियोनेल मेसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सिर्फ चैंपियंस लीग की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि चैंपियंस लीग एक कोई इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन नहीं है बल्कि उसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूट आता है। लेकिन जब आप लियोनेल मेसी जैसे स्टेटस के एंड डेफिनेटली वन ऑफ द गोट है तो आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर की बात कर लेते हैं। देखो अगर लियोनेल मेसी के अब तक यानी कि जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 मार्च 2023, अगर अब तक के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर लियोनेल मेसी ने 65 ऑफिशियल गेम्स में 29 गोल स्कोर किए हैं, जिसमें से 19 लीग 1 में और 9 यहाँ पर चैंपियंस लीग में और 1 यहाँ पर कप कॉम्पिटिशन में और 31 यहाँ पर उसने असिस्ट करे हैं। इसका मतलब 65 ऑफिशियल गेम में 60 का यहाँ पर उसका गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो एक गोल स्कोर करने में लियोनेल मेसी को 193 मिनट्स लगे इन पीएसजी जर्सी, या फिर हम बात करें एक कंट्रीब्यूट करने में यानी कि गोल या फिर असिस्ट करने में उसको 93 मिनट्स लगे हैं। अब इसको थोड़ा सा बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन बार्सिलोना उसने टोटल 78 अपीयरेंस में 672 गोल स्कोर करे हैं और उसी के साथ 269 असिस्ट करे हैं, यानी कि एक गोल स्कोर करने में उसको सिर्फ 95 मिनट लगे। और अगर हम बात करें एक गोल कंट्रीब्यूशन की तो सिर्फ 68 मिनट पर गोल का उसका कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर लियोनेल मेसी इन बार्सिलोना एक अलग ही डायमंड स्टोरी है एंड लियोनेल मेसी इन पीएसजी को समझने के लिए मैंने इस प्राइम एग्जांपल को लिया है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम और डिटेल स्टैट्स की बात करें ना, जहाँ पर सिर्फ हम गोल और असिस्ट की नहीं बात करेंगे, अगर हम चांस क्रिएशन के ग्राफ को भी देखें ना तो ये हम समझ पा रहे हैं कि लियोनेल मेसी का जो पहला सीजन था पीएसजी में वो कुछ इतना खास इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक के पॉइंट की बात करें तो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। यही अगर हम बात करें ड्रिबल्स अटेम्प्टेड की कि चाहे पीएसजी हार रही हो, स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन लियोनेल मेसी के जो ग्राफ है वो लीनियरली काफी ज्यादा एक्सीलेंट रहा है। ऑफ कोर्स लीग 1 में वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अगर इसको फिर भी बार्सिलोना के लास्ट के उसके 3 सीजंस के एवरेज के हिसाब से देखें तो फिर भी कम रहता है, इवन इफ अगर हम उसके पीएसजी के बेस्ट कुछ मोमेंट्स की बात करें। और ये हम उस बार्सिलोना एरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीजमैन फ्लॉप हो रहा था, लुइस सुआरेज नहीं था, बार्सिलोना की सारी साइनिंग्स फ्लॉप हो रही थी, उस्मान डेम्बेले नहीं था, जावी नहीं था, यहाँ पर वाल्वर्दे की वो टीम थी जो कि चैंपियंस लीग में हमेशा डिसअपॉइंट करती थी और रोनाल्ड कोएमन की टीम थी जिसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज और डिसअपॉइंट उसने किया है। अब देखो नंबर्स की तो हमने बात कर ली, अब आया था हमने दूसरे पॉइंट पे, वो है कंटेक्स्ट। अब देखो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम इस चीज को इस तरीके से लेंगे कि पीएसजी ने लियोनेल मेसी को सिर्फ चैंपियंस लीग जीतने के लिए लिया था। ऑफ कोर्स दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं था। देखो पीएसजी जब आई थी तो उसके अगर हम सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात करें, उसके ऑल मीडिया ट्रेंडिंग की बात करें, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के फुटप्रिंट्स की बात करें, बहुत कम थे। लेकिन लियोनेल मेसी के आने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से पीएसजी ने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है, जर्सीज बिकी है, कमर्शियलाइज, स्पॉन्सरशिप्स, रेवेन्यू, ये सारे के सारे, या फिर हम ओवरऑल लीग 1 की बात करें, अटेंडेंस की बात करें, मैच टिकट रेवेन्यूज की बात करें, या फिर अगर हम बात करें इंडिया की भी अगर आप बात करें तो कितने लोग लीग 1 के बारे में पूछते थे, वो ग्रेजुअली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ा है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। चाहे आप बात करें साउथ अमेरिका की या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से पीएसजी के जो बैक
है यानी कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप कतर में भी इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और उन्होंने इस एम के साथ ही लियोनेल मेसी को बाय भी किया था। हाँ, अब तुम इसको काउंटर कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली इतने सारे रेवेन्यू का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर पीएसजी के वेज बिल की बात करें वो लगभग $700 मिलियन या फिर यूरोस का है। और ऐसे में आप इसका ब्लेम सिर्फ मेसी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि एक ऐसी टीम जिसपे मेसी भी है, एम्बापे भी है, नेमार भी है और बड़े बड़े सुपरस्टार को टारगेट करते रहते, तो वेज बिल तो यहाँ पर काफी ज्यादा आएगा। तो अल्टीमेटली इनका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में ही है। अब यहाँ पर हमने नंबर्स की बात कर ली, कंटेक्स्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो होता है यहाँ पर टैक्टिकल साइड का। अब देखो, अगर 2 सीजन की बात करें तो लियोनेल मेसी ने पोचेटिनो के अंडर भी खेला है और यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टर के अंडर भी खेला है। अब पर्टिकुलरली पोचेटिनो के अंडर यहाँ पर काफी कंट्रोवर्शियल था, जहां पर अगर हम बात करें लियोनेल मेसी के पहले ही होम डेब्यू के यानी कि लियोन के अगेंस्ट पोचेटिनो ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था फॉर अशरफ हकीमी। या फिर बात करें हम पहले सीजन में जहां पर लियोनेल मेसी और नेमार को बू किया था पीएसजी के फैंस ने। उसके बाद लियोनेल मेसी के जो नंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कि पोचेटिनो ने पर्टिकुलरली 2 गलती करी थी। सबसे पहले तो यहाँ पर उसको एक ऐसी पोजीशन पे खिलाया था जिसपे लियोनेल मेसी एक्चुअली में एक्सेल नहीं करता या फिर कंफर्टेबल भी नहीं था। आपने राइट विंग पे खिला दिया आइसोलेटेड, गोल से दूर, ना ही वो यहाँ पर प्ले मेकिंग कर सकता था और ना ही यहाँ पर वो किसी भी सीक्वेंस को एग्जीक्यूट कर सकता था। इसी के साथ या फिर आपने जब तक वो समझा तो उसने यहाँ पर लियोनेल मेसी को एक ऐसे क्राउडेड मिडल ऑफ द पिच में डाल दिया जहां पर लियोनेल मेसी था तो बॉल तो उसको बहुत आ रही थी, वो कर भी रहा था, लेकिन एक्चुअली में पीएसजी के पास वो प्लेयर्स ही नहीं थे जो कि लियोनेल मेसी के इस प्रोग्रेसिव पासिंग की बात करें या फिर उस सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट कर सके। आप नेमार की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर किलियन एम्बापे की बात कर सकते हो, लेकिन नेमार के केस में भी ही वाज इंजर्ड और यहाँ पर जो कंसिस्टेंट लेवल था वो भी नहीं बन पाया। एम्बापे था और अगर आप एम्बापे अंडर पोचेटिनो के स्टैट्स देखोगे तो वो भी सबसे ज्यादा बढ़िया है और इसलिए कभी एम्बापे अंडर पोचेटिनो कभी गोल्ड रॉड पे नहीं आया, कभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन पर्टिकुलरली लियोनेल मेसी को हेल्प नहीं मिली। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सेकंड सीजन की क्रिस्टोफर गाल्टर में, तो गाल्टर के सीजन में आप कह सकते हो कि हाँ, गाल्टर ने लियोनेल मेसी को, नेमार को और एम्बापे को, तीनों को बहुत ही एफिशिएंटली यूज किया। और पर्टिकुलरली अगर हम मेसी पे फोकस करें तो मेरे को एक चीज गाल्टर की अच्छी लगी कि उसको पता था कि ऑफ कोर्स ठीक है, आप पूरी टीम को टैक्टिकली सुपीरियर नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड है। यस, आप लिमिटेड भी हो सकते हो अगर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट 3 प्लेयर्स हैं, मेसी, नेमार, एम्बापे। और उसने अपने तमाम इंटरव्यू में चीज कही भी है कि मेरे पास अगर मेसी है और मेरे पास अगर एम्बापे है तो मैं और किसी भी ऑल्टरनेटिव की तरफ क्यों देखूं। लेकिन ये अच्छी चीज तो थी, लेकिन लॉन्गेटिविटी या फिर कंसिस्टेंसी के लिए नहीं अच्छी थी। अब देखो, डिस्पाइट अगर हम बात करें कि पोचेटिनो के अंडर मेसी कैसा था, नंबर्स कैसे थे, गाल्टर के अंडर कैसा था, तो आप ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ही वाज हिट एंड फ्लॉप एट सम टाइम्स। लेकिन अल्टीमेटली जब कंपटीशन आपका चैंपियन लीग सक्सेस था और ऑफ कोर्स आपके अगर हम ओवरऑल की बात करें बायर्न म्यूनिख से बाहर हो गए, तो यहां पर सवाल यह आता है कि लियोनेल मेसी और पेरिस सैंट जर्मन एक्चुअली में वो पार्टनरशिप बना क्यों नहीं पाए जिसके लिए पीएसजी ने उन्हें सही में लिया था। अब देखो, इसके पीछे यहाँ पर अब मेसी के पर्सपेक्टिव के 3 रीजन की बात करेंगे। पहला है यहाँ पर पोजीशन, दूसरा यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट और तीसरा यहाँ ऑफ द बॉल वर्क रेट। अब ये जो पहला पोजीशन है ना, ये वो टिपिकल पोजीशन नहीं है, बल्कि एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये पोचेटिनो वाले पोजीशन से काफी ज्यादा अलग है। देखो, जब पोजीशन वाइज तो गाल्टर ने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा था लियोनेल मेसी को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके पास टैक्टिकल सुपीरियरिटी है ही नहीं और जब की गेम्स की हम बात करें, बड़े गेम्स की बात करें, 2 प्राइम एग्जांपल अगर मार्सेल की बात करें तो उसका जो हीट मैप आप निकाल लोगे, या फिर अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें उसका आप हीट मैप निकालोगे, तो इनसे आप समझ जाओगे कि जब भी पीएसजी को दिक्कत हुई है, जब भी पीएसजी को कोई क्रिएटर की जरूरत हुई है, तो इट वाज लियोनेल मेसी जिसने स्टेप अप किया है। लियोनेल मेसी हमेशा से हाफ लाइन से भी पीछे आके ड्रॉप डीप करके कन्वर्ट करने की कोशिश करता था, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता था। अब ये मेसी के पार्ट पे तो बहुत सही था, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेमेकर, लेकिन आप प्लेमेकर वाले इस आड़ में आप ये भूल जाते हैं कि जितना मेसी प्ले मेकिंग में बढ़िया है उतना इक्वली वो शूटिंग में भी बढ़िया है और किसी भी सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने में बढ़िया है। लेकिन अगर आपने उसको गोल से दूर रखा हुआ है और वो भी इतना दूर कि वो हाफ लाइन से पीछे भी है, तो आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो एम्बापे के उस फाइनेस्ट रन पे, एम्बापे के उस क्लिनिकल फिनिशिंग पे, जो कि बहुत हद तक आपको पे ऑफ कर जाता है लेकिन हमेशा पे ऑफ नहीं करेगा। यहां पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप देखो, अगर मिडफील्डर्स की बात करें, रेनातो सांचेज बेयरली खेला, फेबियान रुइस ओके है, विटिनिया की बात करें तो पुअर है, इट्स ही इज वेरी रॉ। इसके बाद अगर हम बात करें कार्लोस सोलर की, अगेन पुअर है। उसके बाद अगर वेराटी की बात करें जो कि इकलौता ऐसा वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, बट उसने भी यहां पर इतना सपोर्ट नहीं किया जो कि मेसी को एक्चुअली में जरूरत थी। इसके प्राइम एग्जांपल की बात करें, आप देखो डी मरिया, अगर डी मरिया मेसी की पार्टनरशिप की बात करें उसमें आप नेमार एम्बापे को इतने सारे कॉम्बिनेशन बच सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बात करो यहाँ पर अगर और प्राइम एग्जांपल जैसे कासिमिरो का विजन हो गया या फिर मॉडरिच, क्रूस, जिस तरीके से मिडफील्ड के डीप बैठ के एक्चुअली में आपको क्रिएट करके देते हैं, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका फर्क ये होता है कि एक्चुअली में लियोनेल मेसी के पास क्या इंस्ट्रक्शन है या फिर वो खुद इस चीज को ड्यूटी निभाता है कि हाँ मेरे को ड्रॉप डीप करना है, वहां जाके क्रिएट करना है। बट अल्टीमेटली अगर लियोनेल मेसी के पास ये फ्रीडम हो जाए कि उसको अगर लग रहा है कि उसकी जरूरत है ड्रॉप डीप करने की, तो
तो करे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आपके पास ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिनके पास वो विजन है और लाइन ब्रेकिंग पास की एबिलिटी है, तो कितना बढ़िया होगा, क्योंकि मेसी के पास फिर वो फ्रीडम होगी कि वो आगे जाके खेले। और एम्बापे के पास अगर ये एबिलिटी है कि वो तोड़ सकता है किसी भी नेट को, तो वो एबिलिटी मेसी के पास उससे भी ज्यादा बेटर है। दूसरा रीजन आता है यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट का, और ये भी कहीं ना कहीं इसी से बहुत ज्यादा सिमिलर है कि अगर आपके पास जो प्लेयर्स ही नहीं है, आपके पास वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही नहीं है जिनके पास वो विजन है, या फिर लियोनेल मेसी के साथ वो गेम को डिक्टेट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा वेटेज है वो सिर्फ मेसी के ऊपर ही आएगा। और ये ना ही बिल्कुल भी ना ही शॉर्ट टर्म में क्लच गेम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, और ना ही कंसिस्टेंट वाइज एक लॉन्ग टर्म स्क्वाड बिल्डिंग में भी फायदेमंद नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मेसी का ऑफ द बॉल वर्क रेट। अब देखो, आप कह सकते हो कि लियोनेल मेसी बीइंग 35 इयर्स ओल्ड, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो 90 मिनट्स भागे, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर थोड़ा स्टैटिस्टिकली और टैक्टिकली इस चीज को जज कर रहे हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि देखो यार, लियोनेल मेसी, एम्बापे और नेमार, अब 11 में से एक आउटफील्ड प्लेयर प्रेस नहीं कर रहा, आप कह सकते हो कि कोच को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके तीनों ही नहीं कर रहे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है। अब अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि आप एडमिट कर लेते हैं कि नेमार पहले 20-30 मिनट तो यहाँ पर आप ड्रॉप करता है, डिफेंड भी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी कूल ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमने तमाम मैचेस में, चाहे पिछले सीजन की बात करें, इस सीजन की बात करें, क्लच गेम्स में हमने देखा है कि मेसी, नेमार, एम्बापे लिटरली जॉग करते हैं जब उनकी टीम डिफेंड करती है। ऐसे में क्रिस्टोफर गाल्टर एक परफेक्ट काउंटर अटैक या फिर एक परफेक्ट काउंटर प्रेसिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता। और उसमें भी आप ये देख लो कि अगर इनकी ठीक है, ये प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये प्रेस नहीं कर रहे, वॉक कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स है वो भी क्रिटिकल या फिर एफिशिएंट प्रेस करने में नाकाम ही रहते हैं। एंड अल्टीमेटली जो पीएसजी का प्रेस है वो लुल है, वो रांगनिक के यूनाइटेड से ही बेकार है, और वो यहाँ पर उतना काउंटर अटैकिंग पे ज्यादा वल्नरेबल है। और एफिशिएंटली ठीक है, आप इंडिविजुअली डिपेंड कर सकते हो, और बहुत टाइम पे मेसी, नेमार, एम्बापे ने अपने इंडिविजुअल क्वालिटी पे गेम निकाला है, जबकि पीएसजी अल्टीमेटली उस गेम में बेटर भी नहीं रही होगी। लेकिन अगर लियोनेल मेसी डिफेंसिव वर्क रेट को नहीं करता, तो आपको उसको जज करना पड़ेगा उसके अटैकिंग वर्क रेट पे, और अटैकिंग वर्क रेट पे अगेन आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे जो कि हमने पहले 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करे थे। तो कंक्लूजन क्या निकले, क्या एक्चुअली में लियोनेल मेसी का ये जो जर्नी है वो फ्लॉप रहेगी या सक्सेस रहेगी? अब देखो, अगर आप इसको पीएसजी के या फिर एक प्लेयर और एक क्लब के पर्सपेक्टिव, एक जर्नी से पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको उसको फ्लॉप टैग करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसको लियोनेल मेसी के पर्सपेक्टिव से करोगे तो ये हिट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप लियोनेल मेसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, उसमें पीएसजी नहीं है। आप देखो, उसने बैलन डोर जीत लिया अपना 7वां, उसने ऑफ कोर्स फुटबॉल कंप्लीट कर दिया है वर्ल्ड कप जीत के, तो उसको और क्या ही चाहिए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा और, अगर पीएसजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पार्शियली कह सकते हैं कि हाँ, उनको एक फुट मैप मिल गया, एक फुट होल्ड मिल गया, उनको एक रिकॉग्निशन मिल गया वर्ल्ड फुटबॉल में, तो पार्शियली ठीक है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्सेशन जब आपका चैंपियंस लीग और आपने सेकंड टाइम रनिंग उस चीज को फेल किया है, तो अब आपको समझ जाना चाहिए था कि लियोनेल मेसी एंड पीएसजी की पार्टनरशिप काम नहीं करी है, एंड मोर सो उसमें एम्बापे और नेमार को ब्लेम भी लेना पड़ेगा। इस पे मेरा पर्सनल टेक यार ये है कि देखो यार, आप मेरे लिए ये पर्टिकुलरली चैप्टर फ्लॉप भी कह सकते हो, या फिर इतना ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए देख लिया, तो मेरे हिसाब से तो ही ऑलरेडी कंप्लीटेड फुटबॉल। तो अगर मैं कभी 2022 को याद करूंगा तो मैं अर्जेंटीना वाले इस मोमेंट को याद करूंगा, अगर मैं कभी 2021 को याद करूंगा तो मैं लियोनेल मेसी ने लास्ट सीजन अपना बार्सिलोना के साथ किस तरीके से निकाला था और उसमें बैलन डोर निकाल लिया, मैं उस चीज को याद करूंगा। और उसके बाद भी मैं अगर देखूंगा कि अगर मैं ओवरऑल कभी हिस्ट्री को देखूंगा पीछे मुड़ के लियोनेल मेसी की, तो शायद से मैं कभी उस पीएसजी के चैप्टर को देखूंगा। अल्टीमेटली इट वुड बी बार्सिलोना के वो तमाम इनन्यूमरेबल मेमोरीज, या फिर अर्जेंटीना के साथ वो क्लच मोमेंट जिसकी वजह से उसने वर्ल्ड कप जितवाया था।